जी बलवा बाहरी खिंचाव है, धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर देता है। देखिए बल क्या होता है, बल के द्वारा हम किसी वस्तु की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है ना, ऐसा हमने यहाँ से फोर्स लगाया, जब ये रेस्ट में है तो इस पे इसका जो प्रारंभिक वेग है 0 है ना। अभी लगने वाला बल भी क्या है, 0। इस वस्तु पर अभी कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है और लगने वाला बल भी 0 है। किसी वस्तु में अभी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो प्रारंभिक वेग 0, लगने वाला बल भी 0, एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। जैसे इस पे हम एक बल लगाएंगे, वो बल क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, बल अब कार्य करने लगा ना, तो यू क्या हो, 0 नहीं होगा, ये वस्तु आगे बढ़ जाएगी। बल अब 0 नहीं लगा रहे हैं, उससे इंक्रीज कर दिए तो वस्तु अब आगे बढ़ेगी। उसका जो प्रारंभिक वेग यहाँ 0 था, अब ये 0 नहीं रहेगा, अब ये गति करने लगेगी, वेग से गति करेगी ना। जब वस्तु गति करने लगी तो इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन भी होगा ना। समझ में आ रहा है? यदि कोई वस्तु इस तरह से है, देखो इसकी शेप ऐसी है, एक वेट क्ले, गीली मिट्टी की गेंद है, गीली मिट्टी है ना, तो बल लगा के इसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं ना। इस पे फोर्स हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, इसकी शेप आप समझिए इस तरह से होगी ना, हो जाएगी। तो बल के द्वारा किसी वस्तु की शेप हम चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं इसकी शेप यहाँ पे ओवल है, हमने बल लगाया, इसकी शेप चेंज हो गई ना। अब हम इसको चेंज करना चाहें, इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर इसी शेप में हो गई। तो बल के द्वारा किसी वस्तु की आकृति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि वस्तु रेस्ट में है तो गतिशील कर सकते हैं, यदि वस्तु गतिशील है तो उसको रोक भी सकते हैं ना। कोई वस्तु गतिशील है, ये मूव कर रही है ना, तो बल के द्वारा इसको हम रेस्ट में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बल के द्वारा किसी वस्तु को दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। घर में चारा वाली मशीन है, तो बल के द्वारा उसको हम इस तरह से घुमाते हैं, बल के द्वारा हम उसकी दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो बल के द्वारा आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन हो रहा है। तो बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर रेस्ट में है तो गतिशील कर देंगे, अब मोशन में है तो रेस्ट में कर देंगे। उसकी शेप को बदल सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। फोर्स इज एक्सटर्नल काज बाय विच वी कैन एक्सर्ट पुश आर पुल ऑफ एनी बॉडी। बल के द्वारा किसी वस्तु को हम या तो धकेल सकते हैं या तो खींच सकते हैं। नोट करो। देखिए बल जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप 11th में पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारे प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन है, हमारे प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन है, तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप समझिए, यहाँ पर अर्थ है और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितना है, बहुत अधिक दूरी है। एक फोर्स जो है उतना स्ट्रांग रूप से नहीं लग पाता। अब देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी कम है, 3,84,000 किलोमीटर ना, ये दूरी कम है। जब चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं तो यहाँ पर जो जल है, जल थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। पृथ्वी पे जो जल है उसमें गुण दिख रहा है कि चंद्रमा जब पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है तो समुद्र का जल ऊपर की ओर उड़ जाता है। अब पृथ्वी जब चंद्रमा को आकर्षित कर रही है तो समुद्र का जल नीचे की ओर जाता है, जिसको बोलते हैं हाई टाइड लो टाइड। क्या बोलते हैं, हाई टाइड, ज्वार भाटा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। ठीक है,
सबसे अधिक ज्वार भाटा इंग्लैंड में 4 बार आते हैं। इंग्लैंड में ज्वार भाटा इंग्लैंड में दिन में 4 बार आते हैं। ज्वार भाटा हमारे इंडिया में एक दिन में 2 बार ही आता है। सबसे उच्च ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो आप कहेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड में 4 बार आते हैं। सबसे उच्च क्या है? फंडी की खाड़ी। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी, कनाडा में है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर वस्तु में एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, जिसके कारण ज्वार भाटा हमको दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है तो समुद्र का जल ऊपर उड़ जाता है, जब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो जल नीचे की ओर हो जाता है ना। इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का मुख्य रीजन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार भाटा इंग्लैंड में 4 बार आते हैं और सबसे उच्च ज्वार भाटा कनाडा में फंडी की खाड़ी सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, लेकिन लार्ज रेंज में कार्य करता है, बहुत दूर तक कार्य करेगा। रेंज बहुत हाई है ना। अब देख रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तब ये वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण फोर्स वीक हो गया ना। आप पढ़े होंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े होंगे ना, या प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि वस्तु का द्रव्यमान हम बढ़ा देंगे तो लगने वाला बल भी क्या हो गया? बढ़ जाएगा। वस्तुओं के बीच दूरी कम कर देंगे तो ये वाला फोर्स क्या हो गया? वीक हो गया। तो लगने वाला बल द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर कर रहा है। यदि वस्तुओं के बीच द्रव्यमान बढ़ा दे रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। दूरी को अगर घटा देते हैं तो बल का मान वीक हो जाएगा। इस फार्मूला से दिख रहा है ना। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बहुत ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल वीक हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, लार्ज रेंज, रेंज बहुत हाई। इसके बाद और भी फोर्स है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो देखिए गैस की बात कर रहे थे। गैस के अणुओं के बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? तो आप कहें कि इनके भीतर जो फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नेग्लिबल है। भाई फोर्स क्या है? नेग्लिबल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? नेग्लिबल है, जिससे शेप इंडेफिनिट हो गया। शेप क्या है? अनिश्चित है। और इनका वॉल्यूम भी क्या होगा? अनिश्चित होगा। पूरे एटमॉस्फेयर में फैल सकते हैं। अब देखिए गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, सब लोग जानते हैं। कक्षा 6 से ही आप पढ़ रहे हैं कि गैस के अणुओं के बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके भीतर जो फोर्स है बहुत ही वीक है। तो जिसमें फोर्स वीक है उसको हम सबसे ज्यादा दबा सकते हैं ना। जिसमें फोर्स क्या है? बहुत वीक है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हम गैस को दबा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा? गैस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब संपीड़ित कर सकते हैं। गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और ठोस को हम ज्यादा नहीं दबा सकते क्योंकि उस पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग है ना। ठोसों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, उसको हम ज्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते। गैस के अणुओं के बीच जो फोर्स है वीक है, सबसे ज्यादा दबा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए देखिए, जो फोर्स इस पे लग रहा है उससे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इस फोर्स के कारण वस्तु गतिशील नहीं होगी ना। भाई अणुओं के भीतर कोई भी बल जो लग रहा है, जिसको हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बोर्ड के अणुओं के बीच भी बल कार्य कर रहा है। बोर्ड के जितने भी मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? अंतराणु। इस बल के कारण इस बोर्ड का शेप और वॉल्यूम क्या है? निश्चित है। वॉल्यूम और शेप क्या है? निश्चित है। लेकिन उस बल के कारण वो एक गतिशील नहीं होगा। बोर्ड को गतिशील करने के लिए हमको बाहर से बल लगाना होगा। जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कार। अब कार को हम गतिशील कराएंगे, अभी हमको बल लगाना होगा, बाह्य बल ना।
जैसे बोर्ड है, सपोज दैट क्या है, वही मैटर हो गया, तो इनको इसको वाई बल लगाना ही पड़ेगा। ये ट्रक है ना, इससे बड़ा है, तो ट्रक में जो जड़त्व जानते हैं, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व जड़त्व क्या है बताओ? इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व जानते हैं नहीं? जी सर। जड़त्व नहीं जानते? देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इटली के महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। इटली के महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने बताया कि जड़त्व शब्द उन्होंने सबसे पहले दिया। जड़त्व शब्द किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि कोई भी पदार्थ जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। देखो, जैसे कार है, कार को यदि हम गतिशील कराना चाहेंगे, अभी तो रेस्ट में है कार, गतिशील कराना चाहते हैं तो फोर्स हम लगाएंगे, थोड़े फोर्स से काम नहीं चलेगी, जड़त्व उसका विरोध कर रहा है ना। अब जड़त्व से ज्यादा बल हम लगा देंगे तो अभी कार आगे बढ़ेगी। यहाँ जड़त्व जो है इसका विरोध कर रहा है कि आगे ना बढ़ पाए। फ्रिक्शन भी विरोध कर रहा है कि गाड़ी आगे ना बढ़े। फ्रिक्शन कई तरह के होते हैं, आप जानते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं? जिस फ्रिक्शन के कारण वस्तु अभी रेस्ट में है, वस्तु कोई रुकी हुई है तो उसमें कौन फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब किसी वस्तु जो हम बल लगाएंगे, इस फ्रिक्शन से ज्यादा बल लगाएंगे तो ये बल, ये जो घर्षण है इसका मान बढ़ेगा। किसी वस्तु को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अब हम फ्रिक्शन से ज्यादा बल लगा दिए तो वस्तु गतिशील हो गई ना। तो इसके जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होगा? किसी वस्तु पे जब बल लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वस्तु गतिशील हो गई, भाई हमें इससे ज्यादा बल लगाए तो वस्तु मूव करने लगी, गतिशील हो गई। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जड़त्व से ज्यादा बल लगा दिए तो वस्तु की पोजीशन चेंज हो गई, अभी रेस्ट में थी ना, गतिशील हो गई। तो इसका जड़त्व किस पे निर्भर कर रहा है? वस्तु के द्रव्यमान पर। इसका द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा तो जड़त्व ज्यादा होगा। अब देखिए, ट्रक का द्रव्यमान इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसका जड़त्व भी इसकी तुलना में ज्यादा है ना। इस पे ज्यादा बल लगाएंगे तो गतिशील होगी। तो जड़त्व इसका ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस पे हम जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी। तो नोट करिए। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या होता है। अब वैद्युत आवेश के जानने के लिए हमको एक बार फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फोर्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तब इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं। तो हम लोग देखेंगे फोर्स क्या होते हैं। कोई भी मैटर है, जैसे हम कोई भी मैटर है, आप जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है? एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर। एक तरह का सॉलिड है, इसको हम मान लेते हैं ब्रिक। एक ईंट है ना, ईंट किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर। इन कणों में डिस्टेंस बहुत कम होती है, सॉलिड में डिस्टेंस बहुत कम, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। आप कह सकते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। घनत्व क्या होता है? ज्यादा। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है सॉलिड। अगर सॉलिड की बात करें तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इनके अणुओं के बीच में एक बल लग रहा है, जिसके कारण इनके बीच दूरी बहुत कम है। उस बल का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या नाम है? इंटरमॉलिक्यूलर। मैटर के अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है ठोस में, द्रव और गैसों के कंपैरिजन में।
इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ठोसों में स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ मैटर। स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड होता है? डेंसिटी पर। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगी। चलिए लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड के अणु थोड़ा दूर दूर है ना, लिक्विड के अणु दूर दूर है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होगी। जैसे हम स्टील ले लें, स्टील, स्टील जानते हैं नहीं? स्टील में ध्वनि की चाल लगभग 5150 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड में। मतलब स्टील में स्पीड ऑफ साउंड इतना होती है 5150 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके मालिक्यूल बहुत एक दूसरे क्लोज हैं। क्लोज क्यों हैं? तो आप कहेंगे कि जो फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग है, अणुओं के भीतर एक बल लग रहा है जो बहुत ही स्ट्रांग है, इस कारण इनकी शेप और साइज भी निश्चित होती है। शेप और साइज क्या होती है? आकार और शेप एंड साइज एक निश्चित होती है, डेफिनिट होती है। डेफिनिट होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए शेप साइज डेफिनिट होती है। स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या होगी? कम कम होगी। है ना। इसके कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी कम होगी। कम होने के कारण इसमें कम क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा वीक है। इसमें जो फोर्स है एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर के बीच डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ अणुओं के बीच दूरी बढ़ गई, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो गई ना, ये डेंसिटी कम हो गई। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? वीक है ना। अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो थोड़ा वीक हो गया। अब डेंसिटी जब लो है तो साउंड क्या होगी? स्पीड ऑफ साउंड कम हो गई। अगर हम लिक्विड की बात करें, वाटर, वाटर में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो आप कहेंगे लगभग 1450 मीटर पर सेकंड। ये वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा दूर हो गई। इसमें अणुओं के बीच दूरी बढ़ गई। इस तरह जब इस पर हम फोर्स करेंगे तो अणु क्या डिस्प्लेस हो जाएंगे भाई। इस पे जब हम चोट मारेंगे, इस तरह से हिट करेंगे तो अणु एक दूसरे से डिस्प्लेस नहीं होंगे भाई, अणु विस्थापित नहीं होंगे, एक दूसरे से क्या है? चिपके हुए हैं, क्योंकि फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें देखिए अणुओं के बीच दूरी ज़्यादा हो गई और एक जल कहीं भी गिराएंगे तो जल क्या है? यहाँ से बहकर वहाँ चला जाएगा। इसमें फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड है, इसको हम फ्लूइड बोलते हैं, यानी फ्लो हो सकता है। अगर जल को गिराएंगे तो बह करके वहाँ चला जाएगा। लेकिन ठोस में ऐसा गुण नहीं है, बहाव का गुण ठोस में नहीं होता, इसमें होता है, क्योंकि फोर्स बहुत ही वीक है। फोर्स वीक होने के कारण आप देख रहे हैं डेंसिटी भी वीक हो गई। जब डेंसिटी इनकी कम हो गई तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो गई ना। अब गैस की थोड़ा बात कर लेते हैं। गैस, गैस के इनकी क्या है? डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम, इंडेफिनिट साइज ना, शेप। इनकी शेप क्या होती है? इंडेफिनिट। और वॉल्यूम क्या है? डेफिनिट है। जिस पदार्थ में रखेंगे वो वॉल्यूम कवर कर लेगा, लेकिन इनकी शेप क्या है? इंडेफिनिट होगी ना। अब बात कर लेते हैं गैस की। किसी कंटेनर में गैस रखा है, ये क्या है? गैस। सिलेंडर में गैस भरा हो। अच्छा, गैस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है? जो हम लोग खाना पकाते हैं, एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सी गैस होती है? लिक्विड होता है पहले तो। इसमें जो गैस होती है ध्यान से समझो, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? 80% ब्यूटेन गैस होती है। प्रोपेन 20%, प्रोपेन 20%। अच्छा, जो लाइटर है, लाइटर जानते हो? यस सर। लाइटर में कौन सी गैस होती है? लाइटर में ब्यूटेन गैस ना। यस सर। हम जो वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? वेल्डिंग करते हैं, क्या होता है उसमें? एसिटिलीन के कारण उसमें चिंगारी निकलती है। जब वेल्डिंग किया जाता है
तो उसकी इंक्वायरी क्यों निकलती है? तो आप कहेंगे एसिटिलीन के कारण ही उसमें चमक आती है। ठीक है, अब देखो हम लोग जो पैकेट होता है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन गैस, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। रोटी में कौन सी गैस भरी होती है भाई? चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चिप्स के पैकेट में, जो पैकेट हम लोग लाते हैं नूडल्स, चिप्स, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। और केक, जो रोटी हम लोग बनाते हैं घर में, उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस जो है, इनके अणुओं के बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है। गैस के अणुओं के बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है। दूरी ज्यादा क्यों होती है? तो आप कहेंगे अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्स, नेग्लिजिबल है। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? एकदम जीरो है। अणुओं के बीच कोई बल नहीं लग रहा है भाई, तो अणु क्या है? एक दूसरे से फ्री रूप से घूमेंगे ना। अणुओं के बीच कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। अगर गैस यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे तो गैस पूरे रूम में फैल सकती है, या जितना एरिया पाएगी पूरे में कवर हो जाएगी। तो गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है, ये कहीं भी फ्री स्पेस में घूम सकती है। तो हमारे ब्रह्मांड में पूरी क्या है? गैस तो है। एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसें हैं। गैसें हैं किस फॉर्म में? तो आप कहेंगे मिक्सचर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं किस फॉर्म में है? मिक्सचर। मिक्सचर दो तरफ होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं किस फॉर्म में है? कौन सा मिक्सचर है? समांगी मिश्रण की विषमांगी मिश्रण? समांगी। हमारे वायु में जो गैसें हैं समांगी मिश्रण में दिख नहीं रही। ठीक है, समझ में?